हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मनमोहन जायसवाल और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमजे क्लासेज में। देखिए, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 12, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। देखिए, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को बाद में समझेंगे। पहले हम वृत्त क्या होता है, वृत्त से संबंधित जो भी चीज़ें होती है, परिधि, केंद्र या त्रिज्या, जो भी है वो सब कुछ हम पहले उसको समझेंगे, बाद में हम क्षेत्रफल की बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो देखिए इसका बेसिक कंसेप्ट हम सबसे पहले क्लियर करते हैं। सबसे पहले वृत्त क्या है, तो वृत्त की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन भी कर दूंगा ये होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए वृत्त एक ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ है जो समतल में एक नियत बिंदु से सदैव समान दूरी पर रहता है। देखिए, ये बिंदु पथ ही तो होता है, बिंदु बिंदु डॉट 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 करके हम क्या बनाते हैं, एक वृत्त बनाते हैं, और ये इसके चारों तरफ होता है ये बिंदु पथ। ठीक है, ये नियत रहता है, ये चेंज नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या जो ये बन रहा है, ये बिंदु से जो ये पथ बन रहा है, ये क्या कहलाता है, हमारा वृत्त कहलाता है। ये क्या कहलाता है स्टूडेंट, हमारा वृत्त कहलाता है। और जिस नियत बिंदु की बात हो रही है ना, वो इस वृत्त का केंद्र कहलाता है। जो जिस नियत बिंदु की बात हो रही है, जो बीच में है, वो इस वृत्त का क्या कहलाएगा, केंद्र। ओके स्टूडेंट, केंद्र की परिभाषा क्या है, निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहा जाता है। जिस निश्चित बिंदु की बात की गई है यहाँ पर, या नियत बिंदु की जो बात की गई है, जो समतल में एक नियत बिंदु से सदैव समान दूरी पर गति करता है, ये नियत बिंदु क्या था, हमारा वृत्त का केंद्र होगा। और ये चारों तरफ जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा वृत्त हो जाएगा ये पूरा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए त्रिज्या, एक रेखाखंड जो वृत्त पर एक बिंदु तथा इसके केंद्र को जोड़ती है। देखिए, अब ये केंद्र है और ये इस वृत्त को जोड़ती है। ठीक है, या इस परिधि तक हम मिलाएं तो ये सब जो है ये क्या है, त्रिज्या है, जिसे हम आर से लिखते हैं, इंग्लिश में इसे रेडियस कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये सब क्या है, त्रिज्याएं होगी हमारी, त्रिज्या अनगिनत हो सकती है। ओके स्टूडेंट, ये क्या होगी हमारी त्रिज्याएं। आगे आइए व्यास की बात करते हैं हम। व्यास, केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा जिसके अंत बिंदु वृत्त पर होते हैं, वृत्त का व्यास कहलाता है। अब देखिए, आप इसको एक चित्र से वापस से मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारा वृत्त है, ठीक है, ये इसका केंद्र है। तो परिभाषा कह रही है कि केंद्र से जाने वाली जीवा और इसके अंत बिंदु कहाँ पर है, केंद्र पर है, तो इसे हम क्या कहेंगे, व्यास। और ये किसका, देखो यहाँ तक तो त्रिज्या हो गई, एक त्रिज्या, और यहाँ तक फिर एक त्रिज्या हो गई, तो ये किसके बराबर होगा, व्यास, दो त्रिज्या के बराबर होगा एक व्यास। ओके स्टूडेंट, तो ये व्यास बराबर हम क्या लिखेंगे, 2 गुणा त्रिज्या। ठीक है, और एक क्वेश्चन इससे डायरेक्टली 1 नंबर का एग्जाम में हमेशा आ जाता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम क्या है, तो आपको क्या बताना है, व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम क्या होता है, व्यास ही होता है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए जीवा की बात करते हैं। वृत्त पर 2 बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। वृत्त पर कोई भी 2 बिंदु जोड़ दो तो ये क्या है, ये सब जीवाएं हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, और सबसे बड़ी जीवा कहाँ से होगी, जो केंद्र से जाएगी जो। ठीक है स्टूडेंट, वो व्यास भी होगा और वो जीवा भी होगी, सबसे बड़ी हमारी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए चाप की बात करते हैं। वृत्त पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को वृत्त का चाप कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये ऐसे बिंदुओं से ही तो हमारा वृत्त बनता है ना स्टूडेंट, तो ये जो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना, ये इधर से जो ये है, यही क्या है, हमारी चाप कहलाता है। जैसे ये वृत्त है, ठीक है, इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी, ये जो दूरी है ये क्या कहलाएगी, हमारी चाप कहलाएगी। ओके स्टूडेंट, ये क्या कहलाएगी, हमारी ये दूरी चाप कहलाएगी। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, तो ये चाप कहलाएगी। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कहीं से भी हो सकती है, वो हो सकता है यहाँ से हो, तो इन दोनों के बीच की दूरी भी क्या कहलाएगी, हमारा चाप ही कहलाएगी। ओके स्टूडेंट, नाम लिख देंगे हम PQ, तो ये PQ चाप हो जाएगा, AB तो ये AB चाप हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, तो अब आगे आइए। अर्धवृत्त, जब 2 चाप बराबर होते हैं तब प्रत्येक एक अर्धवृत्त होता है। देखिए अर्धवृत्त कब होगा, ये पूरा वृत्त है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये चाप बिल्कुल क्या है, यहाँ से बराबर है, ये जितना है, ये चाप जितना है उतना ही चाप ये है, तो ये क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त हो जाएगा। ये अर्धवृत्त हो जाएगा, ये भी एक अर्धवृत्त हो जाएगा, और ये भी एक अर्धवृत्त हो जाएगा। इन दोनों का मान क्या होगा, समान होगा। अगर ये दोनों आधे आधे हो जाए, ये चाप और ये चाप का मान 1 हो जाए, तो ये भी अर्धवृत्त होगा और ये भी अर्धवृत्त होगा। ओके स्टूडेंट, ये अर्धवृत्त हो गया। अब देखिए सकेंद्रीय, सकेंद्रीय का मतलब क्या होता है, अच्छे समझिए। ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा वृत्त जिनका केंद्र समान हो तथा त्रिज्याएं भिन्न भिन्न हो, सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। जैसे कि देखिए, ये एक वृत्त है और ये इसी के बाहर दूसरा वृत्त है। ठीक है स्टूडेंट,
अब देखिए ये इनका केंद्र है, केंद्र इसका भी यही है और इस व्रत का भी यही केंद्र है। लेकिन जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या तो देखिए मान लो आर है और इसकी त्रिज्या मान लो ये कैपिटल आर है, ये बड़ी है और ये छोटी है। जब त्रिज्याओं के मान अलग अलग हो और केंद्र समान हो तो इन व्रतों को हम क्या कहते हैं, सकेंद्रीय व्रत। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको बहुत अच्छे से सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। दो व्रतों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर है। उस व्रत की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों व्रत के परिधियों के योग के बराबर है। तो देखिए स्टूडेंट, आपको क्या दी है, एक व्रत, दोनों व्रतों की त्रिज्याएं दी गई है और तीसरे व्रत की त्रिज्या पूछ रहा है, लेकिन उनकी परिधियों का योग क्या होना चाहिए कि बराबर होना चाहिए। दोनों जो तीसरी परिधि का योग है वो क्या होना चाहिए, इन दोनों त्रिज्याओं वाले जो व्रत है उनकी परिधि के बराबर होना चाहिए। तो देखिए हम समझते हैं, इसको करते हैं। इसको पहले व्रत की त्रिज्या मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे पहले व्रत की त्रिज्या। पहले व्रत की त्रिज्या इसे R1 मान लेंगे और वो दी हुई है हमें कितनी, 19 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, अब पहले व्रत की परिधि, पहले व्रत की परिधि, ठीक है स्टूडेंट, वो क्या हो जाएगी, R2 हो जाएगी। सॉरी, परिधि निकाल रहे हैं हम, परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई R। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए 2 पाई को ऐसे कैसे रख लेंगे और R कितना है, 19। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या आ जाएगा, 19 दूना 38। ठीक है स्टूडेंट, तो 38 पाई, ये तो हो गई पहले व्रत की परिधि। ठीक है स्टूडेंट, अब दूसरे व्रत की त्रिज्या देखिए। दूसरे व्रत की त्रिज्या, दूसरे व्रत की त्रिज्या क्या मान लेंगे हम, R2। ठीक है, और दूसरे व्रत की परिधि, दूसरे व्रत की परिधि कितनी हो जाएगी हमारी, वो भी 2 पाई R2 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो 2 गुना पाई गुना R2 कितनी है हमारे पास, वो दी हुई है हमें 9 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो 9 हो जाएगी, तो 9 दूना 18 पाई हो जाएगी ये। ठीक है स्टूडेंट, अब इन दोनों परिधियों का योग, दोनों व्रत की परिधियों का योग, दोनों को जोड़ दो। पहले की कितनी आई थी, 38 पाई, दूसरे कितनी आई थी, 19 पाई, टोटल कितना हो जाएगा, सॉरी 18 पाई है, तो ये हो जाएगा 38 और 18 हो जाएगा हमारे पास 56। ओके स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा 56 पाई। तो इन दोनों का योग क्या आ गया, 56। अब देखिए प्रश्न हमसे क्या कहा था, प्रश्न जैसा कहा था वैसा करेंगे। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न कहा था हमसे जो नए व्रत की पहले त्रिज्या लिख लेते हैं। नए तीसरे व्रत की त्रिज्या या नए व्रत की त्रिज्या एक ही बात है। नए व्रत की त्रिज्या, नए व्रत की त्रिज्या क्या मान लीजिए, R है, केवल R है। ठीक है, वो R1 थी पहले की, दूसरे की R2 और तीसरे की जो नया व्रत है उसकी त्रिज्या क्या मान ली हमने, R है। अब नए व्रत की परिधि, नए व्रत की परिधि किसके बराबर होगी, दोनों व्रतों की परिधियों का योग के बराबर होगी। दोनों व्रत की परिधियों का योग इन दोनों के बराबर होगा। ओके स्टूडेंट, तो देखिए ये कितनी हो जाएगी, 2 पाई R, यहाँ पर ये कितना आया था हमारे पास, 56 पाई। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ये पाई से पाई कट जाएगा, ये 2 गुणा में है तो किस में चला जाएगा, भाग में। R के साथ 2 गुणा में है तो किस में चला जाएगा, भाग में। और 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 28 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये 28 आ गया हमारे पास। अब ये क्या हो गई, नए व्रत की त्रिज्या, तो हम क्या लिखेंगे, नए व्रत की त्रिज्या बराबर 28 सेमी। ओके स्टूडेंट, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें क्या कह रहा है हमसे, दो व्रतों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी है।
उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो देखिए पहले परिधियों को ज्ञात करने के लिए कहा था, अब क्षेत्रफल के लिए कह रहा है, तो कर लीजिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पहले वृत्त की त्रिज्या, ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले त्रिज्या ही लिखेंगे। पहले वृत्त की त्रिज्या R1 है और वो कितनी दी हुई है हमें, 8 सेमी दी हुई है। कितनी दी हुई है स्टूडेंट, 8 सेमी दी हुई है हमें, ठीक है। और दूसरे वृत्त की त्रिज्या, सॉरी क्षेत्रफल के लिए कहा है पहले, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट, क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और पाई ऐसे कैसे रख लेंगे, तो आर कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 64 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 64 पाई। ओके स्टूडेंट, अब देखिए दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 मान लेंगे और वो कितना दिया हुआ है हमें, 6 सेमी, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे आप। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर 1 लिख दीजिए, ये पाई आर स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो पाई, इसकी त्रिज्या कितनी है, 6, तो 6 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, पाई 6 छिंग 36, तो ये हो जाएगा 36 पाई, ठीक है स्टूडेंट। अब दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योगफल, तो क्या लिखेंगे, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग, तो दोनों को जोड़ देंगे स्टूडेंट, तो वो आया था 64 पाई और ये आया था 36 पाई। ओके स्टूडेंट, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या जाएगा, 100 पाई, 64 और 36 100 हो जाएगा, तो 100 पाई इसका ये आ जाएगा, ठीक है। अब नए वृत्त की त्रिज्या, उसको हम R मान लेंगे केवल, ठीक है। अब प्रश्नानुसार नए वृत्त का क्षेत्रफल, उसने कहा था हमसे कि ये जो दोनों का क्षेत्रफल आएगा, दोनों के योग का क्षेत्रफल होगा, वो इसके बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए ये तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बराबर, ये कितना आया था, 100 पाई। अब देखिए पाई से पाई कट गया, क्या बचा, आर स्क्वायर बराबर 100। अब देखिए अगर हमें इसका स्क्वायर हटाना है, क्योंकि हमें त्रिज्या का स्क्वायर तो नहीं चाहिए, त्रिज्या चाहिए ना, तो इसका क्या करेंगे, हम रूट लगा देंगे, ठीक है। इसके स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, आर, और 100 का रूट हमें पता है 10 होता है, तो हम क्या कहेंगे, इसकी त्रिज्या कितनी होगी, नए वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 10 सेमी। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट चिन्हित है, जिनके अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 मीटर सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्र में से प्रत्येक का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए ये आपको प्रत्येक का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। सभी का अलग अलग क्षेत्रफल निकालना है, रेड का अलग निकालना है, ब्लू का अलग निकालना है, ब्लैक का अलग निकालना है, ठीक है। तो चलिए एक एक का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। और आपको गोल्ड का जो है वो व्यास दे रखा है 21, तो आपको पता है त्रिज्या क्या होती है इसकी, आधी, तो हम त्रिज्या क्या आ जाएगी 10.5, इसमें 2 का भाग देने पर, ठीक है। तो चलिए हम निकालते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, गोल्ड, ठीक है। और गोल्ड का जो व्यास है वो कितना है, 21 दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे गोल्ड का व्यास, गोल्ड क्षेत्र का व्यास वो कितना है, 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 21/2, यानी कि 10.5। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। गोल्ड का क्षेत्रफल, चलिए क्षेत्रफल वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। 22/7 गुणा 10 की 10.5 गुणा 10.5, क्लियर है स्टूडेंट।
तो ये इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। अब देखिए आप इसको इससे गुणा कीजिए, इसको इससे गुणा कीजिए। अच्छा पहले तो आप क्या कर सकते हो, इसमें इसका भाग दे सकते हो, 7 एकम 7, ये आगे जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 पंजे 15, 1.5 आ जाएगा, और ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आप इन सबको गुणा करके 10 का भाग दोगे अगर, तो आपके पास आंसर लिख रहा हूँ स्टूडेंट, में डायरेक्ट गुणा आपको करना आता होगा, आई होप। इसको इससे गुणा कीजिए और 10 का भाग दे दीजिए, आप कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, या ये आप पॉइंट नहीं भी हटाते हो तो 1.5 को 22 से गुणा करना है, फिर 10.5 को जो आंसर आया उससे गुणा करना है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये आ जाएगा गोल्ड का क्षेत्रफल। अब देखिए आपको क्या निकालना है, रेड की त्रिज्या। सबसे पहले रेड की त्रिज्या, तो देखिए रेड की त्रिज्या क्या होगी, जो गोल्ड की त्रिज्या है उससे सभी में 10.5 ज़्यादा है, सभी में 10.5 ज़्यादा है, जितनी इसकी थी उससे 10.5 ज़्यादा। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, गोल्ड की त्रिज्या उसे R1 कह दिया, प्लस जो रेड की त्रिज्या है वो, रेड की त्रिज्या क्या है, 10.5 बढ़ जाती है इसमें। ठीक है स्टूडेंट, तो 10.5 बढ़ जाएगी तो रेड की त्रिज्या आ जाएगी। तो गोल्ड की त्रिज्या कितना थी, 10.5, और 10.5 और बढ़ गई, तो टोटल कितनी त्रिज्या हो गया स्टूडेंट, ये 21 सेंटीमीटर। 10 और 10 20 और आधा आधा 1, तो ये क्या हो जाएगी, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी रेड की। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, रेड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, रेड का क्षेत्रफल। अब देखिए आप समझिए रेड का क्षेत्रफल कैसे आएगा, ये रेड का क्षेत्रफल निकालना है सिर्फ और सिर्फ इस भाग का। ठीक है, तो ये हटाना पड़ेगा ना आपको, रेड का पूरे का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसमें से गोल्ड का माइनस कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं क्या लिखूंगा, पाई आर स्क्वायर, है ना, ये 2 जो ये R2 माना है हमने रेड की इसको। ठीक है स्टूडेंट, तो पाई R2 का स्क्वायर, और माइनस क्या करेंगे हम, गोल्ड का क्षेत्रफल, क्या करेंगे, गोल्ड का क्षेत्रफल इसमें से हम माइनस कर देंगे। ओके स्टूडेंट, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ये क्या आ जाएगा, 22/7 गुणा, ये आ जाएगा त्रिज्या कितनी है ये इसकी 21 गुणा 21, माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल था 346.5। क्लियर है स्टूडेंट, 7 या 21, 22 या 66 हो जाएगा, गुणा 21 माइनस 346.5। अब देखिए स्टूडेंट, अब बस आपको इसको क्या करना है, गुणा ही करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो गुणा कर लीजिए आप इसको। देखिए 21 छके 126 हो जाएगा, 21 छके 126 और 12, 126 और 12 ये हो जाएगा आपके पास 138। ओके स्टूडेंट, और माइनस क्या करना है, 346.5। ओके, अब देखिए आपको क्या करना है, आप इसको माइनस कर दीजिए। माइनस करने का तरीका अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको सिखा देता हूँ स्टूडेंट। देखिए साइड में 1386 है, इसमें से माइनस करना है कि आपको 346.5, तो यहाँ पर क्या लगाओगे आप, जीरो लगाओगे, आगे पॉइंट होता है, इसके पास पॉइंट नहीं है, इसके पास पॉइंट है, तो आप क्या लगा दोगे, जीरो। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप माइनस कीजिए, तो जीरो में से तो नहीं जाता तो इधर से लेगा, तो ये 10 में से 5 गया तो 5 आ जाएगा, 5 में 6 नहीं जाता, ये इधर से लेगा 1, तो 15 में से 6 गए तो 9, 7 में से 4 गए तो 3, तो क्या आ जाएगा, ये 3 में 3 गया तो 0 और 1 का 1, 1039.5, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आंसर आ जाए, किसका क्षेत्रफल आ जाएगा स्टूडेंट, रेड का क्षेत्रफल आ जाएगा ये। ओके स्टूडेंट, ब्लू का क्षेत्रफल निकालेंगे, अब रेड का क्षेत्रफल हो चुका है, तो ब्लू की त्रिज्या देखिए, ब्लू की त्रिज्या। अब देखिए स्टूडेंट, ब्लू की त्रिज्या कैसे आएगी, जो रेड की त्रिज्या थी हमारी उसमें 10.5 और ऐड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कितना हो जाएगा, ये 21 आ गई थी हमारी और ये 10.5, तो 31.5 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, R2 प्लस 10.5, और इसको हम क्या कहते हैं, R3, तो ये क्या हो जाएगा, 21 प्लस 10.5 कितना हो जाएगा, 31.5 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, ये ब्लू की त्रिज्या आ जाएगी। अब ब्लू का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, ब्लू का क्षेत्रफल, तो ब्लू का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे स्टूडेंट हम, देखिए ये हो गया इसका क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसमें से 2 का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए, तो 2 की त्रिज्या रह जाएगी यहाँ पर। ठीक है, पाई दोनों में कॉमन है, पाई कॉमन ले लिया हमने, यहाँ से क्या आ जाएगा, इसकी त्रिज्या क्या है, 31.5 का स्क्वायर, माइनस ये पाई कॉमन आ चुका है, तो इसकी त्रिज्या क्या थी, 21,
तो 21 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप 31 को 31.5 को 31.5 से गुणा करोगे आप, तो आपके पास आ जाएगा 992.25 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, और माइनस करेंगे इसका स्क्वायर क्या होता है 441। ओके, अब देखिए आप इसको माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका मान होता है 22/7 पाई का, और इसको माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 551.25। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आपको क्या करना है, इसको इससे गुणा करना है और 7 का भाग देना है बस, और आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप 7 को बट्टा में भी रख सकते हो, इसको इससे गुणा कर सकते हो डायरेक्टली, तो भी आपका आंसर सही होगा। तो इसको इससे गुणा करने पर आपके पास आ जाएगा 12,127.5 बट्टा 7। ये मैंने 551.25 को 22 से गुणा करके लिख दिया है। आई होप आपको गुणा करना आता है और आप आराम से गुणा कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, ये आ गया हमारे पास क्षेत्रफल किसका, ब्लू का। अब हम किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ब्लैक का। तो देखिए ब्लैक की त्रिज्या, सबसे पहले की त्रिज्या, ब्लैक की त्रिज्या कैसे आएगी, R3 प्लस 10.5, क्योंकि हर बार 10.5 त्रिज्या बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसको हम R4 कह देंगे। तो ये कितनी थी हमारे पास 31.5, और ये 10.5 बढ़ जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी 31 और 10 41 और 1 42 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप इसका क्षेत्रफल, ब्लैक का क्षेत्रफल, तो ब्लैक का क्षेत्रफल कैसे आएगा स्टूडेंट, 4 का स्क्वायर पाई R 4 का स्क्वायर माइनस जो थर्ड वाला था ब्लू वाला उसका स्क्वायर। ठीक है, पाई कॉमन ले लेंगे दोनों में से। यहाँ पर देखिए 4 का क्या था 42, तो 42 का स्क्वायर माइनस थर्ड का R3 क्या थी हमारे पास 31.5, तो 31.5 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब देखिए पाई 42 का स्क्वायर करेंगे हम, तो 42 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 1764। क्या आ जाएगा स्टूडेंट 1764। ओके, और 31 का स्क्वायर अभी हमने किया था वो क्या आया था हमारे पास 992.25। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करना है, आपको इनको माइनस करना है और 22/7 से सॉल्व कर देना है, 22 से गुणा करके 7 नीचे रख देना है। ओके स्टूडेंट, तो अगर आप इसको इसमें से माइनस करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा 771.75। क्या आ जाएगा स्टूडेंट 771.75 आपके पास आ जाएगा। अब आप इसको गुणा करोगे तो आपके पास गुणा करने पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 16,978.5। ठीक है स्टूडेंट, 16,978.5 और बट्टा 7 आ जाएगा, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा फाइनल। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखिए, अब हमें निकालना है वाइट का क्षेत्रफल, तो वाइट का क्षेत्रफल निकाल लीजिए आप। वाइट का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको उसकी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। वाइट की त्रिज्या, वाइट की त्रिज्या कैसे आएगी स्टूडेंट, इसमें 4 की त्रिज्या में 10.5 जोड़ना पड़ेगा, और ये त्रिज्या हमारे पास कौन सी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर पहले कितनी थी 42, तो प्लस 10.5 ये कितनी हो जाएगी हमारे पास 52.5। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी स्टूडेंट हमारे पास 52.5 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम, क्षेत्रफल, तो वाइट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई R 5 का स्क्वायर माइनस पाई R 4 का स्क्वायर। ओके, पाई कॉमन है, पाई कॉमन ले लीजिए। 5 क्या है हमारे पास 52.5 का स्क्वायर माइनस 4 क्या था हमारे पास 42, तो 42 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब ये हो जाएगा 22/7 गुणा, आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2756.25। क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2756.25 आ जाएगा, और 42 का स्क्वायर करोगे तो 1764 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आपको क्या करना है, माइनस करना है इसमें से, तो आप इसको माइनस कर दीजिए। माइनस करने पे आपके पास क्या आ जाएगा 992.25। क्या आ जाएगा स्टूडेंट 992.25 आ जाएगा, और जब आप 22 को इससे गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 21,829.5। क्या आ जाएगा स्टूडेंट 21,829.5 आ जाएगा, और बट्टा में क्या आ जाएगा 7, और यही इसका क्षेत्रफल भी हो जाएगा। सभी में क्षेत्रफल के अंदर स्क्वायर जरूर लगा दीजिए स्टूडेंट, ये सेंटीमीटर इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, अगर मीटर होता तो मीटर स्क्वायर। देखिए, जब मैंने ब्लू का क्षेत्रफल निकाला तो इसको यहीं छोड़ दिया था, आप चाहो तो इसे यहाँ भी छोड़ सकते हो, इसमें भाग भी कर सकते हो। तो अगर आप इसे 7 से भाग दोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, जो पीछे लिखा हुआ है आंसर 1732.5
5, केवल मैंने भाग ही नहीं किया है स्टूडेंट, वो आप भी कर सकते हो आराम से। ओके स्टूडेंट, तो आपके पास ये आ जाएगा। इसी तरह से जब मैंने ब्लैक का निकाला तो उसमें भी 7 का भाग देना है आपको। अगर 7 का भाग दोगे आप तो जो पीछे आंसर जो आ रहा है उत्तरमाला में वो आ रहा है 2425, वो आ जाएगा 7 का भाग देने पर। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से जो वाइट का क्षेत्रफल निकाला है मैंने, वाइट का क्षेत्रफल भी जब आप इसको इससे भाग दोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारे फाइनल आंसर हो जाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितना चक्कर लगाएगा। 10 मिनट में एक पहिया कितना चक्कर लगाएगा आपको ये बताना है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है, पहिए का व्यास दिया हुआ है आपको, तो आप क्या लिखोगे, कार के पहिए का व्यास। ओके स्टूडेंट, तो कार के पहिए का व्यास वो कितना दिया हुआ है स्टूडेंट आपको, 80 सेमी। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आपको क्या निकालना है, इसकी परिधि। ठीक है, तो परिधि क्या होती है, परिधि होती है पाई गुणा व्यास, क्योंकि व्यास क्या होता है 2r होता है ना, तो 2πr होती है परिधि। तो ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो क्या हो गया व्यास और ये क्या हो गई पाई। क्लियर है स्टूडेंट, तो देखिए अब 22/7 गुणा व्यास कितना दिया हुआ है 80। अब देखिए आप इसको इससे गुणा कर दीजिए तो 22 होता है 176/7। ओके स्टूडेंट, ये आ गई इसकी परिधि पहिए की। ठीक है, अब आप चाल की बात करिए, आपको चाल क्या दी हुई है, चाल, कार की चाल, कार की चाल हमें दी हुई है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके स्टूडेंट, किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है, या हावर, घंटे को इंग्लिश में हावर ही कहते हैं स्टूडेंट। ओके, अब देखिए आप इसको चेंज करोगे सेंटीमीटर में, तो देखिए किलोमीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो आपको किससे गुणा करना पड़ेगा, सबसे पहले तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब मीटर को फिर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, और घंटा है, घंटे को अगर मिनट में बदलेंगे हम तो किससे गुणा करेंगे हम, 60 से। किससे गुणा करेंगे स्टूडेंट, 60 से। तो अब ये क्या बन गया, सेंटीमीटर प्रति मिनट। 1 मिनट में जितनी दूरी तय गई है वो मिनट में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया। अब देखिए आपको क्या लिखना है, अब इससे काट दीजिए जो कटता है। ठीक है, अच्छा ये गुणा क्यों करा ये समझ में आ गया होगा आपको नहीं आया तो एक बार वापस समझिए। किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है 1000, तो इसलिए मैंने इसको 1000 से गुणा करा। लेकिन ये मीटर बनाया है, अभी हमको सेंटीमीटर में बदलना है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, इसलिए मैंने किससे गुणा करा स्टूडेंट, 100 से। और फिर ये घंटे में था, यहाँ पर h यानी घंटा, तो घंटे में तो हमको मिनट में बदलना है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, इसलिए मैंने 60 से भाग दिया है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप काटा पिटी कर लीजिए बस, तो ये क्या आ जाएगा 11, तो 11 के आगे कितनी जीरो आ जाएगी, 4, 1 2 3 4। ओके स्टूडेंट, इस तरह से क्या आ जाएगा, सेमी प्रति मिनट। तो 1 मिनट में जो कार द्वारा चली गई दूरी है वो ये क्या है, 11 लाख। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप सेंटीमीटर प्रति मिनट, 10 मिनट में तय की गई दूरी। अब 10 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा, 10 से गुणा कर दीजिए इसको, जो 1 मिनट में तय की गई है दूरी उसको 10 से गुणा कर दीजिए, तो 10 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 सेमी प्रति मिनट। ओके स्टूडेंट, अब आपको चक्करों की संख्या निकालनी है, तो चक्करों की कुल संख्या, चक्करों की कुल संख्या वो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी बट्टा जो पहिए की परिधि है, वो पहिए की परिधि। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आया था हमारे पास, कुल दूरी तो इतनी तय करी थी हमने, और जो पहिए की परिधि थी वो कितनी थी, आई थी हमारे पास 1760/7। अभी 7 नीचे है, भाग में है, तो किस में चला जाएगा, गुणा में, तो इसको ऊपर ले जाइए। सबसे पहले तो ये 7 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1760। ठीक है स्टूडेंट, अब आप इसका इसमें भाग दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आपके पास आ जाएगा
75। आपको क्या करना है, इसका इसमें भाग देना और 7 से गुणा कर देना जो आंसर आया उसको, तो आपके पास ये आ जाएगा। ये चक्रों की संख्या हो जाएगी हमारे पास। एक चक्कर द्वारा कितने, एक पहिए द्वारा कितने चक्कर लगे जाएंगे, 4375। ओके स्टूडेंट, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपको देखिए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी कब, जब वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है। वृत्त का परिमाप क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है 2πr, उसकी परिधि ही उसका परिमाप होता है, और क्षेत्रफल आपको पता है πr² होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले तो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। अब प्रश्नानुसार हमने मान लीजिए r मान ली वृत्त की त्रिज्या। अब प्रश्नानुसार वृत्त का जो परिमाप है, वृत्त का परिमाप वो बराबर है किसके, वृत्त के क्षेत्रफल के। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr, और क्षेत्रफल क्या होता है πr²। देखिए पाई से पाई कट जाएगा, r गुणा में तो किसमें चला जाएगा, भाग में, तो r² से r कट जाएगा, एक r से इसका स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा r, तो 2 बराबर क्या बच जाएगा r। तो त्रिज्या क्या आ गई इसकी, 2 आ गई है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2। तो देखिए ऑप्शनल क्वेश्चन था ये, तो इसमें ऑप्शन है 2 कहाँ है हमारे पास इसके अंदर ऑप्शन, वो देखिए आप यहाँ पर है 2, तो इसका ए आंसर हो जाएगा हमारा। ओके स्टूडेंट, इसी के साथ हमारी ये 12.1 कंप्लीट हो गई है।